નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં 10મા પાઠ જે છે, 10મું કાવ્ય જે છે ભારત ગૌરવ, એના વિશે વાત કરી હતી. અને આજે આપણે જે છે પાઠ 12 11મો આપણે જે છે ક્લાસની અંદર ચાલી ગયો હતો અને 12મો પાઠ જે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. 12મો પાઠ જે છે તે છે રાની પાઠ અને તેની લેખિકા છે મહાદેવી વર્મા અને પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જે છે રેખાચિત્ર છે. સૌથી પહેલાં તો કોઈ પણ સાહિત્ય પ્રકાર જે છે એની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા રેખાચિત્ર જે છે પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે. તો રેખાચિત્રનો મતલબ શું થાય છે? તો કે રેખા દ્વારા જે છે કોઈ શબ્દ ચિત્ર જે છે એ દોરવામાં આવે તો તેને રેખાચિત્ર કહેવામાં આવે છે. સાહિત્યમાં રેખાચિત્ર એટલે કે વર્ણન એક પ્રકારનું એવું હોય કે આપણી આંખ સામે જે છે કોઈ ખાસ ચિત્ર જે છે એ ખડું થાય છે, તેને રેખાચિત્ર કહેવામાં આવે છે. રેખાચિત્ર મતલબ કે વર્ણન જે છે એટલું બધું જોરદાર હોય છે કે જેની અંદર શબ્દો ઉપર એટલો ભાર દેવામાં આવ્યો હોય છે. કોઈ પશુ હોય, પક્ષી હોય, કોઈ વ્યક્તિ હોય, એ વ્યક્તિ જે છે એના જીવન વિશે જે છે એ આપણને જે છે એ હુબહુ તાદસ ચિત્ર જે છે ખડું થાય તેને આપણે રેખાચિત્ર કહીએ છીએ. તો અહીંયા જે છે રેખાચિત્ર આપેલું છે તે એક રાની નામક એક ઘોડીનું ચિત્ર છે. રાની જે છે એનું પૂરું નામ જે છે તાજરાની છે. તાજરાની જે છે એના જે છે એ લેખિકા જે છે એના બાળપણની અંદર જે છે એક રાની નામક ઘોડી લાવવામાં આવેલી હતી અને આ ઘોડી જે છે એનો બાહ્ય દેખાવ કેવો હતો, તેથી માંડી તેનો સ્વભાવ કેવો હતો અને બાળકો તેની સાથે કેવી રીતે જે છે એ વર્તન કરતા હતા, એ બધું જ જે છે આપણે પાઠ દરમિયાન સમજવાનું છે. સૌથી પહેલાં જે છે લેખિકા જે છે એની વાત કરીએ તો લેખિકા જે છે મહાદેવી વર્મા છે. તેનો આપણે આછો જે છે પરિચય જોઈ લઈએ. તો મહાદેવી વર્મા જે છે તે જે છે એમનો જન્મ જે છે એ 1907માં થયો હતો અને મૃત્યુ જે છે 1983ની અંદર થયું હતું. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का अर्थात में नीर भरी दुखी बद्री और तुमको नींव में ढूंढा कहने वाली सहृदय और भावुक जो है वह कवियत्री मानी जाती है. उनका नाम छायावादी कवियों में भी लिया जाता है. छायावादी कवियों में 4 कवियों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है: पंत प्रसाद और महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा. तो छायावाद का क्या मतलब है? छायावाद यानी कि ऐसा वाद जो हिंदी साहित्य में उद्भवित हुआ था, जिसका मतलब है कि प्रकृति में जो ईश्वर हमें दिखाई देते हैं, पशु पक्षी और प्रकृति में जो ईश्वर है उसको मानने वाला जो एक वाद था उसे छायावाद कहते थे. तो छायावाद के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. तो यहाँ महादेवी वर्मा भी एक छायावादी कवि है जिन्होंने पशु पक्षी और प्रकृति में जो है ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया था. तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे हैं, जिस प्रकार से निहार है, रश्मि है, निर्जा है, साध्य गीत है, दीपशिखा है, अतीत के चलचित्र हैं आदि उनके जो है मुख्य जो है उनकी जो है पुस्तकें हैं. तो यहाँ पर हम पाठ की अब बात करते हैं. तो यहाँ पर जो है रानी नामक एक घोड़ी है जिसका पूरा नाम ताजरानी है. जब लेखिका छोटी थी तो बचपन में उनके घर में यह घोड़ी लाई गई थी. उसका पूरा नाम था ताजरानी. और यहाँ पर लेखिका के अलावा उनके 2 भाई बहन भी हैं. एक उनका छोटा भाई भी है और उसकी एक बहन भी है. और ये तीनों बच्चे जो है वो बाल सहज की कैसी प्रवृत्तियां करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है. बच्चे जो है उसमें भगवान होते हैं और बच्चे जो है बाल सहज कई प्रवृत्तियां करते हैं. हमने भी बचपन में कई सारी ऐसी प्रवृत्तियां की होगी. तो बाल सहज प्रवृत्तियों का भी यहाँ वर्णन किया गया है.
सबसे पहले ताज रानी की बात करें तो ताज रानी एक घोड़ी का नाम है। लेखिका को बचपन से ही पशु पक्षियों को पालने का बड़ा शौक था। इसके अलावा लेखिका के पास जो है अन्य 2 पशुएं भी हैं, एक निक्की नाम का एक नेवला भी है और रोजी नाम की एक कुतिया भी है। और ये तीनों पशु जो है उनके पास जो है उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो ताज रानी के बारे में बताया गया है कि ताज रानी भले एक घोड़ी थी लेकिन उसने अपनी वफादारी का परिचय दिया था। उस वफादारी का किस तरह से परिचय दिया था ये हम पाठ के द्वारा जानेंगे। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उसमें लेखिका खुद जो है उन्होंने अपना वर्णन किया है। जब वे छोटे थे तब उन्होंने कैसे कैसे काम किए थे उसका भी वर्णन है। लेखिका के साथ उसका छोटा भाई भी है और उसकी एक बहन भी है। तीनों बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे और 3 पशुओं उनके साथ एक जैसा परिवार जैसा बन गया था। जिस प्रकार रानी, घोड़ी, नेवला और कुत्ती, ये तीनों जो पशु थे उनके साथ वे इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें पशु पक्षी और मनुष्य का कोई अलग भेद नहीं रखा। तो यहाँ पर बाल संत प्रवृत्ति भी यहाँ बताई गई है। तो हम पाठ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में किस तरह से रानी घोड़ी अपने वफादारी का परिचय देती है। सबसे पहले हम पाठ की जो है लाइन देखते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर शानदार घोड़ों और घोड़े सवारी के लिए उसका आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों के छोटे टट्टू या सफेद गधों उसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। पर घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमकर देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है या नहीं। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया था क्योंकि वहां यह वाहन नहीं था। जब लेखिका छोटी थी तब उसके पिता जो है वह एक अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे, अंग्रेज की वफादारी कर रहे थे और तब वे इंदौर में रह रहे थे। इंदौर जो है वह शानदार घोड़ा और घोड़े सवारी के लिए जाना जाता था। उस समय इंदौर जो था एक रियासत था, रियासत यानी एक राज्य था, राजा का राज्य था और वहां पर शानदार घोड़े सवारी के लिए बहुत जाना जाता था। उस समय उसके पिता जो थे वह किसी अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे और उनको इंदौर जाना पड़ा था और वे इंदौर में रह रहे थे। वहाँ ये तीनों बच्चे थे, लेखिका, उसका भाई और उसकी बहन। तीनों बच्चों ने इंदौर में देखा कि कई अंग्रेज के जो बच्चे थे, अंग्रेज के कुछ बच्चे थे, वह एक सफेद रंग के टट्टू पर बैठकर जो है घूमने निकलते थे। अंग्रेज के कई बच्चे जो थे वह जो सफेद रंग के जो टट्टू थे, टट्टू यानी कि जो गधा और घोड़े के बीच का जो पशु आता है जिसे हम खच्चर कहते हैं, ऐसा एक पशु जो है वह इंदौर में सबसे ज्यादा मशहूर था। उस समय अंग्रेज के सभी बालक जो बाजार में घूमने निकलते थे तो वह सफेद रंग के टट्टुओं पर बैठकर निकलते थे। और यहाँ लेखिका का जो नौकर था, उसका नाम था रामा। और रामा ने बच्चों को कई कहानियां सुनाई थी और उन कहानियों में उन्हें बताया गया था कि जो सफेद रंग के टट्टू होते हैं, कहानियों में कहा गया था कि कई राजा जो है किसी को सजा करता है तो उसे सफेद रंग के गधों पर बैठकर उसे देश निकाला देता था। तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे सभी अंग्रेज के बच्चे जो हैं वह क्यों सफेद रंग के टट्टू पर बैठकर घूमने निकलते थे। तो उन्होंने तुरंत ही रामा को बताया कि तुम तो कहते थे ना कि सफेद रंग के टट्टुओं पर तो केवल सजा किए हुए लोगों को ही बिठाया जाता है, तो यहाँ तो अंग्रेज के सभी बच्चे सफेद रंग के टट्टू पर सवारी करते हुए निकलते हैं। तो रामा ने उसको उल्टी पट्टी पढ़ाई और उससे बताया कि अंग्रेज के बच्चों को सफेद रंग के टट्टू पर बैठने का
देश निकाला दिया गया था और उसे सफेद रंग के टट्टू पर बैठकर भारत में उसका देश निकाला दिया गया था। और यहाँ एक कोई भी वाहन नहीं है, विदेश में ऐसा वाहन नहीं था, इसलिए आज भी वह भारत में सफेद रंग के टट्टुओं पर ही घूमकर फिरते हैं। ऐसा कहकर बच्चों की जो है जिज्ञासा वृत्ति को वो पूर्ति करता है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक में स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, सफेद टट्टुओं पर बैठोगे? तुम कहो तुम की ठेलम ठाल से उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। दूसरे दिन तीसरे दिन सभी तीनों बच्चों ने अपने पिताजी से कहा कि सभी अंग्रेज के बालकों के पास एक सफेद रंग का गधा है और वे गधे पर टट्टू पर बैठकर निकलते हैं, तो हमारे पास भी एक घोड़ा होना अन्याय की बात है। तीनों बच्चों ने मौखिक में जो है फरियाद की और उनके पिताजी को बताया कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा न होना अन्याय की बात है, हम भी अंग्रेज के बालक हैं, हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। तो उनके पिताजी ने हंसते हुए कहा कि हमारे पास, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें सफेद रंग का टट्टू ला देते हैं। तो तीनों बच्चों जो हैं अपने आप एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं। फिर लेखिका आकर बताती है पिताजी से कि सफेद रंग के टट्टू पर तो केवल जो है सजा किए हुए लोगों को ही बिठाया जाता है, हमें तो कोई सजा नहीं हुई है, इसलिए हम तो उस सफेद रंग के टट्टू पर नहीं बैठेंगे। यदि आप हमें देना चाहते हैं तो एक सफेद रंग का घोड़ा या फिर हमें एक घोड़ा दिला दीजिए, हम टट्टू पर नहीं बैठेंगे। बाबूजी, पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक आंगन में छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरमादे में बांधा गया। बरमादा तो घोड़ों के बांधने के लिए बना ही नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने के घूमने आदि के उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। फिर उनके पिताजी ने क्या किया कि रामा को डांटा होगा या नहीं डांटा होगा ये तो बच्चों को पता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद एक हल्का चॉकलेटी रंग का एक घोड़ा जो है वो लाया गया था। हवे छोटा एक घोड़ा लाया गया था, घोड़ी लाई गई थी और यह घोड़ी जो है उसको बांधने के लिए उनके पास एक बड़ा सा बरमादा था, यानी खुली हुई जगह जो थी वो बरमादा था। उस बरमादे में कोई दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए क्या किया गया, बरमादे में बीच में एक दीवार को पार कर उसमें से एक छोटा सा दरवाजा रखा गया और उस दरवाजे में से एक इस घोड़ी को जो है अंदर लाया गया। जब घोड़ी अंदर लाई गई तो उसके रहने के लिए पूरी जगह जो है स्वच्छ की गई। वहां पर एक जो है अस्तबल जैसा वातावरण जो है बनाया गया। उस घोड़े की जो है देखरेख के लिए एक मनुष्य को रखा गया, एक व्यक्ति को चुना गया, उसे हम साइज कहते हैं। साइज का मतलब है घोड़े की देखभाल करने वाला। घोड़े की देखभाल करने वाला जो होता है उसे हम साइज कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़े के लिए एक व्यक्ति को रखा गया और उसका काम क्या था, तो घोड़ी को नहलाना, उसको दाना खिलाना, उसकी मालिश करना। तो ऐसे एक मनुष्य को रखा गया जिसका नाम था छुट्टन नाम का एक साइज रखा गया जो घोड़े की देखभाल करता था।
अब तो हम उस छोटे से टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो हम नौकर कह भी नहीं सकते, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त कान को भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हुई, जिससे हमें रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन तक उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की कहानियों में भी रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। तो यहाँ पर तीनों बच्चे थे, बड़े ही नटखट थे। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी एक घोड़ी को अपने घर में ले आए हैं और उसके लिए एक छुट्टन नाम का साइज भी रख लिया है। तो बच्चे खुश होने के बदले नाराज हो जाते हैं। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि उनके पास अन्य 2 पशुएं हैं, निक्की यानी नेवला और रोजी यानी कुतिया। ये 2 पशु हैं, लेकिन उनके लिए और कोई व्यवस्था नहीं रखी गई थी। वे तो उनके साथ घर में ही रहते थे और उनके लिए कोई व्यक्ति भी नहीं रखा गया था, उसकी देखरेख के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं रखा गया था। तो बच्चे सोचते हैं कि यह ताजरानी अभी आई है, तो उसके लिए एक अच्छी सी जगह भी बनाई गई और उसके लिए एक व्यक्ति भी रखा गया। तो बच्चे को लग रहा था कि यह तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे अन्य जो पशु थे उसका क्या? जो निक्की यानी नेवला था, रोजी यानी कुतिया थी, उन दोनों के लिए तो और कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रामा तो खुद अपना काम करता है और बच्चों को मारता और पीटता भी था। इसलिए बच्चे जो हैं वो रानी से बहुत नाराज रहते हैं। पिताजी ने यह भी कहा कि यह घोड़ी तुम्हारे लिए ही लाई गई है और यहाँ पर तुम्हें बैठकर जो है सवारी के लिए लाया गया है। लेकिन बच्चे फिर भी रानी से नाराज रहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके अन्य पशु जो हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे घोड़ी से नाराज हो जाते हैं। उसके बाद जब वे रामा से पूछते हैं कि यह घोड़ी जो है उसका नाम क्या है, तो रामा बताता है कि इसका नाम ताजरानी है। जब ताजरानी पता चलता है तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वह किसी ताजमहल की रानी है, वह किसी ताजमहल की रानी है और ताजमहल की रानी यहाँ पर लाई गई है। बच्चों के मन में जो है वह ऐसी धारणा बंधी हुई थी। और बच्चों ने कहानियों में भी सुना था कि जो रानी है उस पर बहुत से अत्याचार किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ताजमहल की रानी को वहाँ से निकाला गया है और हमारे घर पर लाया गया है। इसके कारण उनके दिल में जो है वो ताजरानी के प्रति जो है प्रेम जो है वो उमड़ कर आ जाता है और वो सारा रोष और गुस्सा भूल जाते हैं और जैसे ही वह रानी को आराम देने का प्रयास करने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी हुई है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता आयल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी आंखें, लाल नथुने जिसे फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ, झलक देती हुई गुलाबी होठों पर लंबा मुंह, लोहा चबाते रहने पर भी शत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत और पैर सघन, पूंछ मक्खियां उड़ाने का क्रम मोरोच्छल के समान उड़ती गिरती थी।
उस समय यह समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत स्मृति पत्र पर यह रेखाएं उभर कर आ जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य साई के लिए लिखे अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यहाँ रानी जो है उसका शब्द चित्र अंकित किया गया है। रानी दिखने में कैसी थी? ताज रानी जो है वह दिखने में कैसी लग रही थी? तो ताज रानी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग जो था वह हल्का चॉकलेटी रंग का था। उसका रंग हल्का चॉकलेटी था और उसकी आंखें जो है हल्का चॉकलेटी रंग था और उसकी जो त्वचा थी वह इतनी कोमल थी, हल्का चॉकलेटी रंग का उसका शरीर था और उसकी आंखें पारदर्शक काली और बड़ी बड़ी थी। उसकी आंखें जो है वह काली और पारदर्शक थी, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, ऐसी उसकी पारदर्शक आंखें थी। और उसके कान जो है वह कैसे थे? तो उसके कान जो है सदा ही सतर्क रहते थे, हमेशा कोई ना कोई आवाज सुनने के लिए उसके कान जो है वह सतर्क रहते थे। उसके नथुने जो है वो लाल रंग के थे। नथुने यानी जो श्वास लेने के लिए जो हमें नाक में जो दो छिद्र दिए गए होते हैं उसे नथुने कहते हैं। उसके नथुने जो थे वो लाल रंग के थे। वो चारों ओर की गंध लेने के लिए अपने नथुने को फुलाती थी और चारों ओर की गंध लेती थी। उसके दांत कैसे थे? तो उसके दांत एकदम सफेद रंग के थे और उसकी जीभ जो है वह लाल रंग की थी। उसकी जीभ कैसी थी? लाल थी। उसके दांत जो थे वह सफेद थे और उसके होठ जो थे वह गुलाबी थे। और कभी कभी जब उसके होठ सूख जाते थे तब वह अपनी जीभ को फेर कर अपने होठ को गीला कर लेती थी। कभी कभी उसकी लाल जीभ अपने गुलाबी होठ पर फेर लेती थी और उसके मुंह में लगाम लगी हुई थी जो लोहे की थी। वो लगाम चबाने के बावजूद वह जरा भी विचलित नहीं होती थी। घोड़े को लगाम की जरूरत होती है, तो उस लगाम को जो लोहे की होती है जो उसके मुंह में रखी गई होती है, तो उसके मुंह में लोहा होता था और लोहा चबाते होने के बावजूद वह जरा भी विकसित नहीं होती थी, विचलित नहीं होती थी। और उसकी ऊंचाई और उसका शरीर जो था वह बहुत ही मजबूत था। उसके पैर जो थे वह सघन थे और उसकी बड़ी काली पूंछ जो थी, बड़ी काली जो पूंछ थी वह मक्खियाँ उड़ाने का काम करती थी। उसके शरीर पर कोई भी मक्खी बैठती होती थी तो वह क्या करती थी? अपने पूंछ से जो है मक्खियाँ उड़ाने का कार्यक्रम करती थी। और ये जो पूंछ थी वो कैसी लग रही थी? तो पूंछ जो है वो मोरोच्छल के समान लग रही थी। मोरोच्छल यानी मोर के पंख में से बनाया गया एक झाड़ू होता है, उससे हम मोरोच्छल कहते हैं। तो उसकी पूंछ मोरोच्छल के समान उड़ती गिरती रहती थी। और लेखिका कहती है कि उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा बहुत समझ नहीं थी कि मैं रानी का एक चित्र बना लूं, लेकिन आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो रानी का वह चित्र जो है आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो एक पेन जो आती है उसको लिखने से हमें दिखाई नहीं देता, जब हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो अक्षर जो है दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखिका के मन में ताज रानी की याद उस तरह बसी हुई है कि जब वे आंखें बंद करती हैं तो उसके आंखों के सामने जो है रानी का चित्र जो है वो खड़ा हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के साथ उसे अपने कमरे में ही रख लेते थे। रानी को अपने कमरे में ले जाने का संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरमादा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरमादा तो घोड़ों बांधने के लिए बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई सारे आते ताक थे।
उन्हीं से हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार विस्थापित होने लगा। तीनों बच्चे थे, बड़े ही नटखट थे। उन्होंने सोचा कि यह रानी थोड़ी साइज में छोटी होती तो कितना अच्छा होता, तो हम उसे निक्की और रोजी की समान उसे अपने घर में ही ले लेते। लेकिन ऐसा करना तो संभव नहीं था। तो बच्चों ने क्या किया कि बरमादा था, वह अस्तबल के लिए तो बना ही नहीं था। उनका बड़ा सा जो बरंडा था उसे बरमादा कहते हैं, और बरमादा जो था उसमें कई सारे छोटे बड़े कबाड़ थे, अलमारी थी। उस अलमारी में बच्चों ने क्या किया, अपना सारे खिलौने और सारी चीज वस्तु लेकर वहां रख दी और फिर वहीं पर खेलना शुरू कर दिया। जो कोई भी खेल खेलते तो वे रानी के सामने ही खेलते रहते थे। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया कि रानी को ले जाना तो संभव नहीं था। निकी और रोजी तो उनके साथ साथ घूमते रहते थे, लेकिन रानी को घुमाना फिराना उनके लिए बस में नहीं था। इसलिए क्या किया उन्होंने कि वहाँ पर रानी जहाँ बरमादे में रखी गई थी वहीं पर उन्होंने अपना जो कार्यालय स्थल बना दिया। बच्चे खेलना, खाना पीना सब कुछ रानी के सामने ही करने लगे। रानी की गर्दन में झूला झूलकर उसने कान और आयल में फूल खोस कर उसको बिस्कुट और मिठाई आदि खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हम न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी और सुंदर झींग खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली झींग बनवाई गई, जिससे संतुलन न होने पर भी गिरने का भय नहीं था। फिर बच्चों ने क्या किया कि रानी के साथ मित्रता करने के लिए वे क्या करते थे कि रानी की गर्दन पर झूला झूलते थे और उसकी आयाल जो थी, आयाल यानी घोड़े के शरीर पर जो बाल होते हैं उसे हम आयाल कहते हैं। उस आयाल और कान के पीछे फूल खोस कर उसको सजाया करते थे। बच्चों ने क्या किया, रानी के साथ मित्रता प्राप्त करने के लिए पशुओं में भी बड़ा प्रेम होता है। तो यहाँ पर रानी के साथ मित्रता करने के लिए बच्चों ने क्या किया कि सबसे पहले तो वह उसकी गर्दन पर झूला झूलते थे और उसकी आयाल और कान के बीच में फूल लगाते थे, और जब स्कूल से लौटते थे तो उसके लिए बिस्कुट और मिठाई लाते थे और उसको खिलाकर उसके साथ मित्रता प्राप्त कर ली। तो बच्चे ने ताज रानी के साथ जो है अच्छी सी मित्रता प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ, फिर उसकी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ। क्योंकि यह ताज रानी थी, वह तो घुड़सवारी के लिए ही लाई गई थी। तो घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनके पिताजी ने क्या किया कि लेखिका के लिए और उनकी बहन के लिए एक जीन जो है वो ले आए। जीन यानी घोड़े के ऊपर बैठने का जो आसन होता है उसे हम जीन कहते हैं। जीन का मतलब है जो घोड़े पर बैठने के लिए उसका आसन रखा जाता है उसे हम जीन कहते हैं। उस जीन के कारण क्या होता है कि बच्चे गिर न जाए। तो बच्चों के लिए जो है वह एक छोटी सी जीन जो है लाई गई, और उनका जो भाई था वह बहुत ही छोटा था और वह गिर न जाए इसलिए उनके लिए चमड़े के घेरे वाली जो है वह एक अच्छी जीन लाई गई। फिर उनकी घोड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से छूटने पर तीसरे पहर पर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसे सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती है। अस्तबल में रानी की गर्दन पर झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता था।
फिर घोड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तीनों का जो है समय भी तय किया जाता है कि सुबह के समय जो है उनकी बहन और उसके भाई का जो है वह घोड़े पर बैठने का कार्यक्रम रहता था। और स्कूल से छूटने के बाद जो है शाम के समय लेखिका का जो है घुड़सवारी का कार्यक्रम किया जाता था। और जब घोड़ी पर बैठने के लिए क्या करते थे, तो पास में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ एक चबूतरा था और वहाँ एक जो है पत्थर था, उस पर चढ़कर जो है बच्चे घोड़े पर बैठ जाते थे और साथ में छुट्टन भी रहता था। बच्चे जब घोड़े पर बैठते थे तब छुट्टन भी जो है वह साथ साथ दौड़ता था। लेकिन एक छोटे से आटे से उनका मन नहीं भरता था। फिर उन्होंने क्या किया कि दोपहर के समय जब वे छुट्टी का दिन था तो वे क्या करते थे कि घर में से एक स्टूल ले आते थे, उसकी गर्दन पर झूला झूलते थे और उसकी पीठ पर बैठ जाते थे और वहीं घोड़ेसवारी का आनंद लेते थे। लेकिन बच्चे जो हैं बड़े ही विद्रोही होते हैं, उनके मन में जो है ऐसा भाव रहता है कि वे इतने से खुश नहीं होने वाले, इसलिए उनके मन में जो है विद्रोही प्रवृत्तियां होती रहती हैं। तो यहाँ तीनों बच्चों को भी एक घोड़ेसवारी का जो है आनंद लेने से वो जो है खुश नहीं हो पाते थे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर के समय सो जाने पर रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अधूरी शिक्षा पूरी परीक्षित लेने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। बच्चों को एक जो है आटे से उनका मन नहीं भरता था, इसलिए छुट्टी के दिन क्या करते थे, दोपहर के समय सभी लोग जब सो गए होते थे तब क्या करते थे, वो ताज रानी को छोड़कर उसे चबूतरे के पास ले जाते थे और उस पर बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी करना चाहते थे और घोड़ेसवारी का आनंद लेना चाहते थे। और उसके बाद जो है बच्चे जो है बड़े खुश हो जाते थे और रानी भी बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति से बहुत खुश रहने लगी थी। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगा था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन आसीन हो। रानी हम सबकी दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर आयल पकड़कर बैठने वाले को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार जब बैठने पर भाई ने मेरे हाथ पर पतली संटी उसके पैरों में मार दी तो चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं थी, परंतु उसके स्वाभिमान को आहत हो गया। कोई दुखद स्मृति उभर कर आई। वह ऐसे वेग से भागने लगी, सड़क पेड़ नदी नाले सब पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। फिर तो उनके जो दो पशु थे निक्की और नेवला भी घुड़सवारी का आनंद लेने लगे। निक्की क्या करता था, नेवला जो है उसकी पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ जाता था। रोजी भी कूदकर उसकी पीठ पर बैठ जाती थी और वह भी घोड़ेसवारी का आनंद लेते थे। एक दिन शाम का समय था और लेखिका जो है वह घोड़ेसवारी का आनंद ले रही थी। उसी समय उसके भाई ने क्या किया कि कहीं से उसके हाथ में एक पतली संटी थी। उस संटी को उसने इतने जोरों से रानी के पैरों पर मार दी। चोट लगने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन भूतकाल में रानी को उसके मालिक ने बहुत मारा होगा। इसके कारण जो है रानी जो है भड़क जाती है और इतनी तेजी से दौड़ती है कि लेखिका को आसपास के किसी भी दृश्य को दिखाई नहीं देता। आसपास के कोई दृश्य दिखाई नहीं देते। नदी नाले सड़क सब कुछ एक जैसा हो गया था और इतनी तेजी से रानी भागने लगी थी
कि लेखिका बहुत डर जाती है। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोलों पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान की ओर लौटाई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तुत मूर्ति हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़ने और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। लेखिका जो है रानी की पीठ पर बैठती हैं और तब उसके रानी के शरीर पर जो है वह कोई आसन नहीं रखा गया था और उसके भाई ने पतली सी सट्टी मार दी तो रानी को भूतकाल उसका याद आ गया था और भूतकाल में उसे किसी मालिक ने बहुत मारा होगा। इसके कारण जो है रानी इतनी तेजी से भागने लगती है कि लेखिका अपने आप को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और जैसे नदी नाले उनके आसपास से गुजरे लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है। इतनी तेजी से रानी भागने लगती है और उसके कारण क्या होता है कि लेखिका को ऐसा लग रहा है कि वह किसी उड़न खटोले में बैठी है और गिरना तो संभव ही था और इतनी जोरों से वह गिरती है, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और रानी जो है वह तुरंत ही रुक जाती है, भूतकाल में से जैसे वर्तमान में आ गई हो ऐसा उसे लग रहा था और वह वैसे ही खड़ी रह जाती है जैसे पश्चाताप की मूर्ति हो। और बच्चों की चीख सुनकर जब सभी लोग बाहर आ गए तो वहां उन्होंने देखा कि कहीं लेखिका नीचे गिरी हुई है। तो रानी उस तरह से उनकी ओर देख रही थी जैसे माफी मांग रही हो। उनको नीचे पाड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी भूतकाल को वह याद कर लेती है। भूतकाल में उसे किसी ने बहुत मारा होगा, इसके कारण जो है रानी भड़क जाती है। कई दिनों तक महारानी महादेवी वर्मा को जो है वह बिछाने पर रहना पड़ता है और पथारीवश हो जाना पड़ता है और उसके बाद जब वह स्वस्थ होकर आती है रानी के सामने तो रानी उसके सामने इस तरह से हिनहिनाने लगती है और ऐसा पछतावा करती है जैसे कि पश्चाताप की मूर्ति हो और उसे देखकर लेखिका के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम जो है पाठ रखेंगे। यहाँ पर बच्चे जो है वह ताज रानी के साथ किस तरह से मित्रता प्राप्त करते हैं और वे किस तरह से घुड़सवारी का आनंद लेते हैं और लेखिका के भाई ने जो उसके पैरों पर लेखिका के भाई ने रानी के पैरों पर जो पतली संटी मारी थी उसके कारण रानी किस तरह से भड़क जाती है और लेखिका नीचे गिर जाती है। यहाँ तक हम पाठ को रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और फिर से आपसे इस पाठ के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।